नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारे देश भारत से यूक्रेन की दूरी लगभग 5000 किलोमीटर की है। यूक्रेन ही वो देश है, यूक्रेन ही वो स्वतंत्र देश है, यूक्रेन ही वो स्थान है जहां पर इस समय दुनिया के सबसे विशाल देश, अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं, यानी रूस, रशिया, उसने पिछले 2 दिनों से जबरदस्त हमला कर दिया है। इस समय आक्रमण हो रखा है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के लाखों नागरिक इस समय विस्थापित हो चुके हैं। यूरोप के देशों में संकट उत्पन्न हुआ एक बार फिर से शरणार्थियों का। यूक्रेन के ऐसे लाखों नागरिक इस समय हैं जो कि वहां की सड़कों पर, वहां की हाईवेज पर हैं अपनी गाड़ियों के साथ, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से यूक्रेन छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाया जाए। यूक्रेन के हजारों लोग वहां के अलग अलग जो सबवेज हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, वहां पर जो बंकर्स हैं, वहां पर उन्होंने शरण ले रखी है। यूक्रेन के भीतर ऐसे हजारों नागरिक हैं जो कि इस समय वहां पर मौजूद एटीएम की लाइनों के बाहर खड़े हुए हैं, इस उम्मीद में कि उनको कैश मिल जाए, उनको पैसा मिल जाए। पलायन, अस्थिरता, आतंक और तबाही। आज अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन देश के लिए अगर किसी पर्यायवाची का यूज किया जाए तो वो यही शब्द थे। और रशिया के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि रशिया ने एक कायरतापूर्ण हरकत की है। और ना केवल रशिया ने एक कायरतापूर्ण हरकत की है, बल्कि अमेरिका, यूरोपियन संघ और नेटो के जो अन्य देश हैं, उन्होंने भी ये कायरतापूर्ण हरकत की है। ये देश कायर हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े देश हैं, इनके नेताओं को, इनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को वैश्विक नेता के तौर पर पहचाना जाता है। बड़ी बड़े जो गुट बने हुए हैं, उन देशों में इनकी शुमारियत होती है, ये शामिल है उन गठबंधनों में, और ये लोकतंत्र के बड़े बड़े चैंपियन बनते हैं। चलिए, रूस नहीं बनता, लेकिन अमेरिका और यूरोप के देश लोकतंत्र के बड़े बड़े चैंपियन बनते हैं, मानवाधिकारों के मसीहा बनते हैं। कहते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में अगर एक गोली भी चलती है और वो अगर इनके हित को टारगेट करती है, तो फिर इनके जो बड़े बड़े अखबार हैं वो लिखते हैं दूसरे देश के बारे में। लेकिन जब धरातल पर स्थिति आती है, जब आज की डेट में यूक्रेन को, जो कि बेहद कमजोर देश है, अगर हम रशिया की बात करें, उससे तुलना करें हर दृष्टि में, चाहे सैन्य उपकरण हो, चाहे सैन्य क्षमता हो, चाहे रक्षा बजट हो, चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, हर दृष्टि से रूस के सामने यूक्रेन किसी भी रूप में नहीं टिकता है। उस देश की सहायता के लिए आज कोई भी देश, बड़ा देश, इन तथाकथित लोकतंत्र के चैंपियनों में से कोई देश सामने नहीं आया फिलहाल। एक पक्ष यह भी है कि अगर इन देशों ने अपनी फौज उतार दी तो फिर विश्व युद्ध छिड़ जाएगा और यूक्रेन की हालत वैसी होगी जैसे इस समय इराक और सीरिया जैसे देशों की है। और कौन भूल सकता है कि इराक और सीरिया जैसे देशों पर किसने हमला किया? अमेरिका ने। पिछले एक वर्ष के दौरान, बल्कि पिछले 6-7 महीनों के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका और उसके दोस्त, उसके सहयोगी देश नेटो, ये अफगानिस्तान से भागे। अफगानिस्तान में एक आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी गुट का, संगठन का कब्जा हो गया। और किस देश में हम लोग, किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? वो संगठन जो तालिबान है, जिसने कब्जा किया हिंसा के माध्यम से, वो बयान जारी करता है कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो, बातचीत हो। खैर, इस पर बात नहीं है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका वहां पर भी असफल हुआ, विफल हो गया, अपने हथियारों को छोड़कर उनको भागना पड़ गया। सोचिए, डेडलाइन तालिबान दे रहा है। हालांकि जो बाइडेन ने कहा था कि हम इस तारीख तक निकल जाएंगे, लेकिन यह कहीं ना कहीं दबाव तालिबान का था। उसी अमेरिका के, आप कह सकते हैं कि प्रभुत्व वाले संसार में, क्योंकि इस समय अमेरिका दुनिया की एक बड़ी सैन्य महाशक्ति भी है, आर्थिक महाशक्ति भी है। और मेरे एनालिसिस के अनुसार
एकमात्र अगर कोई देश है जो कि दोनों पैमानों पर खरा उतरता है तो वो केवल और केवल अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन फिर भी अमेरिका, नेटो और इसके साथ इनके प्रभाव से चलने वाले संयुक्त राष्ट्र आज उसकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। ये इतना बेबस क्यों है? अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, वहां पर भी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। हमने विमानों से लोगों को गिरते हुए देखा, हमने वहां पर भूख के लिए लोगों को तड़पते हुए देखा, माताओं बहनों को, पुरुषों को, सबको रोते बिलखते हुए देखा। खुलेआम तालिबान के लड़ाके, जिनके पास कोई परमाणु बम नहीं है, जिनके पास कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं है अगर हम बड़े बड़े देशों से तुलना करें, फिर भी आज भी वो लोग काबिज हैं। आतंकी जो कि मोस्ट वांटेड है वो वहां पर सत्ता चला रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र खामोश है। उसी प्रकार से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनके ऊपर इस समय एक सनक है कि वो यूक्रेन को नष्ट कर देना चाहते हैं, यूक्रेन को तबाह कर देना चाहते हैं। क्यों? कारण आप समझ लीजिए। मैंने एक विस्तार से एक वीडियो बनाई थी, आप उसको जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लेकिन आपको मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि क्यों। क्योंकि नेटो, जिसका आप कह सकते हैं कि मसीहा, जिसका अध्यक्ष कह लीजिए आप, जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है, उसका एक ये जो गठबंधन है जिसमें कभी 12 देश हुआ करते थे, जब ये 1949 में बनाया गया था, इसको 1949 में। क्यों? ताकि रूस, तब के सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव, उसकी शक्तियों पर नियंत्रण किया जाए, उसके काउंटर में ये संगठन को लाया गया। अब उस पूरे संगठन में 30 देश शामिल हैं। एक संधि हुई थी जिसमें कहा गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि भाई अमेरिका रूस से लगते हुए जो यूरोप के देश हैं उनकी तरफ नहीं बढ़ेगा, उनको अपने नेटो में शामिल नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो संधि भी टूट गई। एक संधि यह भी हुई थी कि अगर यूक्रेन अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर देगा और अगर उस पर फिर भी हमला होता है तो यूक्रेन पर उसकी रक्षा करने के लिए यूएस, ब्रिटेन जैसे देश शामिल होंगे, सामने आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी मैं लौटूंगा उस वजह पर। वजह यह है कि यूक्रेन की एक बड़ी तीव्र इच्छा है कि वो नेटो में शामिल हो जाए। हालांकि हाल ही में जो कल उनका बयान आया वहां के राष्ट्रपति का, ज़ेलेंस्की का, उसमें तो उनका मोहभंग दिख रहा है। उनको साफ तौर पर यह एहसास हुआ इस बात का कि अमेरिका से दोस्ती तो ठीक है लेकिन दुश्मनी ज्यादा खतरनाक है। वो यूक्रेन शामिल होना चाहता था नेटो में, और लगातार नेटो और यूएस की ये एक कह सकते हैं आप एक हरकत है, एक तरीका है उनका कि वो रूस को चिढ़ा रहा था, रूस के आसपास घेराबंदी करने में पूरी कोशिश कर रहा था। और रूस जो जस्टिफाई कर रहा है इस वॉर को, रूस का जस्टिफिकेशन यह है कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। यहां पर एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब जंग होती है तो दोनों पक्ष के जो रीजंस होते हैं वो उनको अफेक्ट करते हैं, यानी उनके हिसाब से होते हैं। वो कभी भी गलत बात या कह लीजिए मुख्य कारण की बात नहीं करते हैं, और फिर वो बड़े आसानी के साथ वो मानवता को जो इसमें नुकसान हो रहा है, जो लोगों की जान जा रही है, जो संपत्ति को नुकसान हो रहा है, जो मानसिक तौर पर असर पड़ रहा है, ये सब चीजों का कभी वो जिक्र नहीं करेंगे। वो केवल अपने आप को संतुष्ट करने वाले बयान देते हैं और अपने आप को सही ठहराने वाले बयान देकर पूरे विश्व के सामने स्वयं को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार से रूस कहता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कदम उठाया। यूक्रेन कहता है कि हम अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। लेकिन द फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र है, एक देश है। यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है और उस पर रूस ने हमला किया है। रूस ने अभी कुछ दिन पहले ही जो यूक्रेन के 2 ऐसे इलाके हैं जिन पर वहां के अलगाववादियों का कंट्रोल है, वहां पर उनको रूस का समर्थन प्राप्त है। उन 2 इलाकों को, लुहांस्क और एक और है डोनेस्क, अगर मैं सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाया तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ये देश, ये नाम मेरे से फेमिलियर नहीं है। लेकिन उन 2 इलाकों को रूस ने मान्यता दे दी और फिर अब वो वहां पर पीस कीपिंग के नाम पर पहुंच रहा है, पीस कीपिंग के नाम पर हमले कर रहा है, इमारतों को जमींदोज कर रहा है। इस समय संख्या में नहीं देना चाहता, क्योंकि शायद जो मौतें होती हैं वो संख्या भर नहीं होती है। मौतें बहुत ही बड़ी विभीषिका होती है। और जंग में
मौत होना, मृत्यु होना, यह तो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। यह कहा जाता है कि आज हम शिक्षित हो गए हैं, आज हम आधुनिक हो गए हैं, और दुनिया अभी कोविड के दंश से पीड़ित है। चीन से निकला वो वायरस आज भी पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है। किसी समय भी हो सकता है कि कौन सी लहर आ जाए, किसी को नहीं पता। अर्थव्यवस्थाएं तमाम देशों की चौपट हो रखी हैं, पीछे जा चुकी हैं। दुनिया कई सारे मसलों से इस समय जूझ रही है, और ऐसे में ये मसला आया है एक बार फिर से, जिसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ेगा, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में उछाल आ चुका है, महंगाई बढ़ेगी, तेल गैस की कीमतें बढ़ेगी। बाजार सेंसेक्स ऑलरेडी कई वर्षों के बाद नीचे गिर गया, और सबसे बड़ी बात, इंसानियत खत्म हो गई। रूस के विमान अटैक हेलीकॉप्टर्स, रूस ने तीनों तरीके से आप कह सकते हैं कि जमीनी या वायु या फिर जल के माध्यम से हर तरीके से, हर तरफ से हमला किया यूक्रेन पर, और 3 तरफ से हमला किया है। रूस ने अपनी तरफ से भी किया, क्राइमिया जिस पर उसका कब्जा है, यूक्रेन का जो इलाका है, उसकी तरफ से भी उसने हमला किया, और बेलारूस जहां पर कहा जाता है कि जो तानाशाह है उनका वो रूसी समर्थक है, उसकी तरफ से भी हमला किया। बेचारा यूक्रेन आज तीनों तरफ से घिरा चुका है, और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े जो ये संगठन बनाकर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। मसलन जो रूस की कुछ राष्ट्रपति की संपत्ति है, या फिर उनके अन्य नेताओं की अगर संपत्ति उन देशों में मौजूद है, तो वहां पर एक प्रतिबंध लगा देंगे, उनको सीज कर देंगे, या फिर रूसी राष्ट्रपति की और उनके विदेश मंत्री सरीखे जो नेता हैं उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा देंगे, या फिर कुछ आर्थिक मदद दे देंगे। कुछ देश सामने आए हैं जो यूक्रेन को आर्थिक मदद देंगे। लेकिन इस समय यूक्रेन को जरूरत किसकी है? यूक्रेन को इस समय हथियारों की जरूरत है, यूक्रेन को इस समय सैनिकों की जरूरत है, यूक्रेन को इस समय वो इच्छा शक्ति, वो जज्बे की जरूरत है, जो इस समय अगर उसको रूस को पराजित नहीं, लेकिन अगर पीछे धकेलना है तो उसको ये तमाम चीजों की जरूरत है। लेकिन ये देश खड़े हो गए, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए, और इन्होंने कहा कि आप हमसे पैसे ले लीजिए। सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस समय यूक्रेन के निवासी, और वहां पर एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि हमारे देश के करीब 20,000 वहां पर लोग फंसे हुए हैं, जिसमें अधिकांश लोग छात्र छात्राएं हैं जो कि वहां पर मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। रूस और यूक्रेन बड़ा प्रसिद्ध है मेडिकल की पढ़ाई के लिए, वहां पर सस्ती पढ़ाई होती है, और इस कारण वहां पर भारत के कई सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि वहां पर पढ़ाई के लिए जाते हैं। सोचिए उन पर क्या इंपैक्ट होगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से ये स्वागत योग्य कदम उठाया गया, एक सराहनीय कदम उठाया गया है कि भारत की तरफ से विशेष विमानों के द्वारा वहां से उन छात्र छात्राओं को वापस अपने मुल्क, हमारे देश भारत लेकर आया जाएगा, और इसका खर्च स्वयं सरकार वहन करेगी। वहां की जो एम्बेसीज हैं, वहां पर जो उसके जो नजदीकी जो देश है, नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, वहां पर जो एम्बेसी है, वहां पर वो लगातार ये कह सकते हैं कि आप गाइडलाइंस जारी कर रही हैं, एडवाइजरी जारी कर रही हैं, जिसमें कहा गया है कि हम आपका सहयोग करेंगे। हालांकि कुछ वीडियोस भी वायरल हुई है जिसमें उन छात्रों ने ही बनाई है, जिसमें कहा जा रहा है कि एम्बेसी के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें हमें समय पर सब कुछ छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्थिति अप्रत्याशित है, और संकट ऐसा है कि वहां पर यूक्रेन नो फ्लाई जोन घोषित हो चुका है, मार्शल लॉ वहां पर लग चुका है, राष्ट्रपति अंडरग्राउंड हो चुके हैं, उनका परिवार अंडरग्राउंड हो चुका है, सैनिक वहां पर लड़ रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, और लाशें बिछ चुकी हैं, और इस समय खंडहर की एक प्रकार से तस्वीर पेश कर रहा है यूक्रेन। तो ऐसे में स्थिति अचानक से अगर कोई सोचे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे एक फोन कॉल पर सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन भारत सरकार, वहां के राजदूत, वहां के दूतावास इस समय लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, और विमान भी भारत की तरफ उड़ के आ रहे हैं अब दूसरे देशों के माध्यम से, कि उन छात्र छात्राओं को सुरक्षित भारत लेकर आया जाए। मैं ये समझ सकता हूं कि जिन माता पिता की संतानें वहां पर मौजूद है, उन पर इस समय क्या बीत रही होगी, क्योंकि उन्हें इस बात का खौफ होगा कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। लगातार प्रार्थनाएं भी कर रहे होंगे कि उनके बच्चे सकुशल वापस देश में लौट आए। मैं भी प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमारे नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, वो तमाम भारत के नागरिक हमारे देश वापस लौट आए। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ मेरे देश के नागरिक या किसी और देश के नागरिक का नहीं, यहाँ पर इंसानियत का सवाल है। यूक्रेन के ऊपर जो हमला हुआ है, जो व्लादिमीर पुतिन ने किया है, ये व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही गलत किया है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसा लग रहा होगा ना कि जैसे मैंने नेताओं की तरह एक बयान दिया है, लेकिन और हम क्या कर सकते हैं। इस समय दुनिया के बड़े बड़े देश एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कोई कदम कोई उठाए तो हम उसके पीछे लग जाएंगे या उसका समर्थन कर देंगे।
यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, इस उद्देश्य के साथ कि दुनिया भर में विश्व में युद्ध ना हो और कोई भी अगर मसला होगा तो हम रोकेंगे, हम हस्तक्षेप करेंगे, हम मध्यस्थता करेंगे। उसी संयुक्त राष्ट्र ने आज एक बार फिर से पीठ दिखाई है। याद कीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका कोरोना को लेकर, चीन के पाले में वो बैठ गया था और फिर पूरी दुनिया आज कोरोना के दंश को झेल रही है। हर बार संयुक्त राष्ट्र या फिर उसकी कोई संस्था क्यों असफल हो रही है, क्यों? और अमेरिका, जो कि कहा जाता है कि अमेरिका के प्रभाव से ही ये तमाम संगठन चलते हैं, उसने कितना इन यूनाइटेड नेशन के कानूनों को माना है, यूनाइटेड नेशन को कितना माना है, ये हर कोई जानता है। धता बताते हुए अमेरिका ने भी कई देशों पर आक्रमण किया है, तो रूस भी कर रहा है। और रूस की एक मंशा है कि वो सोवियत संघ को बनाना चाहता है दोबारा से, लेकिन उसके लिए वो हिंसा कर रहा है और उसने ये थोपा है ये वॉर यूक्रेन के ऊपर। सवाल यहां पर यह भी है कि भारत का क्या स्टैंड है। भारत की तरफ से एक आप कह सकते हैं न्यूट्रल बयान आ रहा है। भारत हमेशा से एक गुट निरपेक्ष देश रहा है। भारत किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। जब शीत युद्ध भी चल रहा था रूस और अमेरिका के बीच, उस समय भी भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं था। लेकिन भारत की यही एक आप कह सकते हैं कि नीति रही है कि हमारे संबंध रूस से चूंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ हैं। रूस हमारे को 50% से ज्यादा हथियार हमें देता है। वो रूस हमारा पारंपरिक मित्र रहा है। रूस के खिलाफ भारत नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी रूस के राष्ट्रपति से बात की है। उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि युद्ध रोका जाए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए इस पूरे मसले को। और अमेरिका भी पिछले लगभग 2 दशकों से भारत का, या 1.5 दशक से आप कह सकते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा एक पार्टनर रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। तो भारत इस समय खुलकर किसी भी देश का समर्थन नहीं कर रहा है। भारत रूस के अटैक की निंदा भी नहीं कर रहा है और यूक्रेन का समर्थन भी भारत नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर एक बात आपके लिए समझना जरूरी है कि यूक्रेन ने भी भारत का कभी साथ नहीं दिया है। लेकिन फिर भी इन तमाम चीजों से ऊपर उठने की बात है, क्योंकि आज इंसानियत खतरे में है। आज अगर यूक्रेन पर हमला किया है रूस ने, कल को ताइवान पर हमला कर सकता है चीन भी। और अतीत में अमेरिका ने भी हमला किया है इराक और सीरिया में। तो ये जो बड़े देश हैं, ये अपने से छोटे देश, जो अपने से कम शक्तिशाली देश होते हैं, उन पर ये आक्रमण करते हैं, उनकी संप्रभुता को नष्ट करते हैं और फिर एक प्रकार से अपनी ताकत का जोर दिखाते हैं। भाई अगर ये बड़े बड़े उत्पादक हैं हथियारों के, तो उन हथियारों को अपने जो स्टोरेज है जहां पर ये रखते हैं, स्टोर है जहां पर, वहां पर तो नहीं रखेंगे। उनको सजाने के लिए तो नहीं रखेंगे। उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करेंगे। और उनका इस्तेमाल ये छोटे और गरीब देशों पर करते हैं। आपने अतीत में देखा, आप वर्तमान में भी देख रहे हैं। हालांकि यूक्रेन गरीब देश नहीं है, लेकिन फिर भी रूस अपने बाहुबल से यूक्रेन के कई शहरों तक पहुंच गया है। कई शहरों से मेरी मतलब है, मेरी मुराद है, उनकी राजधानी तक पहुंच गया है। सब कुछ तबाह करता जा रहा है रूस के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अगर कोई हमें रोकने आएगा तो फिर उसे ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा जो ऐतिहासिक होगा। सोचिए एक वैश्विक लीडर, ऐसे नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ये दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति वही राष्ट्रपति है जिन्होंने अपने आप को बकायदा प्रस्ताव पास कराकर स्वयं को 2036 तक के लिए रूस का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। तानाशाह है वो व्यक्ति, केजीबी का एजेंट है वो, पूर्व जासूस। उनके पास जो दिमाग है वो वाकई में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के पास शायद नहीं होगा। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो कॉमेडियन है, माफ कीजिएगा, यानी उच्चारण का है आजकल, और वो एक्टर है। और इस समय वो एक वीडियो उनका सामने आया जिसमें वो वाकई में हताश दिख रहे हैं और वो मदद मांग रहे हैं कि रोक दिया जाए। फोन कर रहे हैं वो, तो पुतिन फोन नहीं उठा रहे हैं। पुतिन का कहना है कि जब तक यूक्रेन के सैनिक आत्मसमर्पण नहीं करते तब तक रशिया बात नहीं करेगा। यानी रशिया ने ठान लिया है कि वो किसी भी तरीके से अब यूक्रेन को झुका कर रहेगा। लेकिन ये स्थिति क्या है? क्या स्थिति है ये? उन लोगों का क्या कसूर है? ये राजनेता तो अपने महलों में रहते हैं, ये राष्ट्राध्यक्ष तो अपने महलों में रहते हैं, प्रस्ताव पर या किसी कानून पर हस्ताक्षर करते हैं और युद्ध हो जाता है। इनका एक हस्ताक्षर इधर होता है, उधर बमबारी हो जाती है। उन मासूम लोगों का क्या, उन निर्दोष लोगों का क्या? वो तस्वीरें सामने आई, वो वीडियो सामने आई जिसमें सैनिक युद्ध पर जाने से पहले अपनी पत्नी या अपने बच्चों को गले लगा रहे हैं, उनसे अंतिम बार मुलाकात कर रहे हैं। क्या पता उनकी मुलाकात हो या ना हो दोबारा। क्या कसूर है उनका? ये जमीन की लड़ाई,
कि यूक्रेन दूसरे देश में ना शामिल हो जाए, नेटो में ना शामिल हो जाए, इसलिए रूस जस्टिफिकेशन देता है कि हमने इसलिए अटैक किया है। और अमेरिका और ब्रिटेन समेत जो नेटो के अन्य देश हैं, उन्होंने ये लॉलीपॉप दिया कि हम आपको शामिल करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे अगर आपका युद्ध होगा। और आज देख लीजिए, बीच में फंस गया बेचारा यूक्रेन, दोनों बड़ी महाशक्तियों के बीच, नेटो वर्सेस रूस के बीच आज बैटल ग्राउंड बना हुआ है यूक्रेन, जिसमें नेटो का नैतिक समर्थन है और रूस ने सैन्य बमबारी की है, जिसको वो कहता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। भला लोगों की जान लेने वाले ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन को स्पेशल करार दिया जा सकता है क्या? ये पीस कीपिंग के लिए हो रहा है। हजारों लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, जिसमें रूस की निंदा की जा रही है, रूस के खिलाफ। लेकिन क्या इन तमाम चीजों का, क्या आर्थिक प्रतिबंधों का असर रूस पर हो रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। और ऐसा अगर चलता रहा तो आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन वाकई में तबाह हो जाएगा। और यूक्रेन के पास क्या है? या तो वो आत्मसमर्पण करे या फिर युद्ध करके स्वयं को तबाह कर ले, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति शांति वार्ता के इरादे के साथ नहीं दिख रहे। उन्होंने पहले भी चकमा दिया, बाद में सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से पता चला कि ये तो घेराबंदी और तेज हो रही है, और अब फाइनली 24 तारीख को उन्होंने आक्रमण कर ही दिया। चिंता का विषय है ये। क्या संयुक्त राष्ट्र जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने दफ्तरों पर ताला लगा देना चाहिए? क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि एक पक्ष होता है जो मानवता की बात करता है, एक पक्ष वो भी होता है जो फिर वर्ल्ड ऑर्डर को एक लिस्ट बनाता है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। और इन सब के बीच आज एक बार फिर से दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। कहा जाता था पहले दो ध्रुव होते थे, फिर बीच में एक ध्रुव हो गया, फिर बीच में बहुध्रुव हो गए, मल्टीपोलर हो गई सोसाइटी दुनिया। अब एक बार फिर से दो ध्रुव हो गए हैं। चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया सरीखे देश आज रूस के साथ है, और ये वो देश है जहां पर लोकतंत्र नहीं है। और अमेरिका और ये तमाम जो देश है यूरोप के या ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये वो देश हैं जो लोकतंत्र के बहाली के लिए बात करते हैं। लेकिन इस समय यूक्रेन में लोकतंत्र खतरे में है, और विडंबना यह है कि यही वो देश है जिन्होंने दूसरे देशों के शासन व्यवस्था को तबाह किया। वो लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं और कहते हैं कि मानवाधिकार को बचाएंगे, और वहीं रूस एक ऐसा देश है जिसने खुले तौर पर यह चीज एग्जीक्यूट कर दी और लोगों को तबाह वो कर रहा है, बड़े बड़े आधुनिक हथियार भेजकर वहां पर हमले कर रहा है। इस समय वाकई में स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत नाजुक है। जंग कब रुकेगी किसी को नहीं पता। संयुक्त राष्ट्र में आज एक निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ जिसमें भारत और चीन ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन प्रस्ताव पारित करने से क्या फायदा, क्या फर्क पड़ रहा है यूक्रेन को, क्या फर्क पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, रशिया को? उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देशों को आगे आना चाहिए। हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि अगर अमेरिका ने अपनी फौज उतारी तो फिर विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो कदम उठाएं। और ये कदम बताने का अधिकार कह लीजिए, या ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये उन लोगों की है। मैं तो इस्तीफा दें और हट जाएं। अगर आप नहीं चला सकते दुनिया को, अगर आप दुनिया में युद्ध नहीं रोक सकते, आपने तालिबान के कब्जे से मुक्त नहीं करा पाया अफगानिस्तान को, आप यूक्रेन पर जो जुल्म ढा रहा है रशिया, आप उसको नहीं रोक सकते, तो आप लोग क्या हैं फिर आप क्यों चैंपियन बनते हैं? दो तीन तरीके हैं, या तो सब लोग हाथ पे हाथ धरकर बैठे और ये इंतजार करें कि कब रूस या तो पूर्वी यूक्रेन को अपने हिस्से में लेता है, या फिर पूरे यूक्रेन को तबाह करता है, या फिर ये करें कि वो आर्थिक प्रतिबंध जो जिस प्रकार से लग रहे हैं वो लगाते जाएं और मजबूत करते जाएं, या फिर फौज उतार दें। कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है इस समय। एक अगर मैं आज बात कहूं एक लाइन में कि इस समय अगर कोई मुझसे पूछे कि विश्व की स्थिति क्या है, तो मैं कहूंगा इट्स कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि एक तरफ पुतिन है, बीच में जेलेंस्की है, और एक तरफ बाइडेन है। बाइडेन कड़े बयान दे रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, बातें अच्छी अच्छी कर रहे हैं, बयानवीर बन चुके हैं। पुतिन बयान तो दे ही रहे हैं, वो धमकी भी दे रहे हैं और उन तमाम चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और बेचारे जेलेंस्की इस समय किसी सुरक्षित स्थान पर है और वहां से वो वीडियो देते हैं और कहते हैं कि युद्ध रुकना चाहिए। याद रखिएगा, बड़े नेता कभी हाथ मिला लेंगे। मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया पर कि बड़े नेता तो हाथ मिला लेंगे, आज नहीं तो कल ये जंग समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके घाव जिनके अपने जाते हैं उन पर रहेंगे। जो पढ़ने वहां पर गए, उनका जो खर्च हुआ, पैसा वेस्ट हो रहा है, उन पर होगा। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक। सोचिए, जमीन के टुकड़े के लिए लोगों के जीवन की आहुति दी जा रही है।
यह है आधुनिक युद्ध, यह है आधुनिक दुनिया। और पारंपरिक तरीके से युद्ध हो रहा है, बकायदा मिसाइल अटैक्स, आप कह सकते हैं गोलीबारी, सब कुछ हो रहा है, बमबारी, सब कुछ। यहां पर साइबर अटैक या बायोलॉजिकल वेपन के थ्रू ही नहीं हो रहा है। सोचिए, आज एक ऐसे विश्व में हम लोग रह रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि भारत कुछ कह क्यों नहीं रहा है, आप खुद एक बार भारत की स्थिति में आइए और सोचिए कि हम यूक्रेन का समर्थन करें जिसने हमारा कभी समर्थन नहीं किया, चाहे परमाणु हथियार का परीक्षण हो या अन्य चीजें हो। पाकिस्तान को वो हथियार सप्लाई करता है, और रूस जिसने हमारी हमेशा सहायता की, क्या हम उसके विरोध करें? क्या हम सीधे तौर पर अमेरिका की गोद में बैठ जाएं? भारत ऐसा कभी नहीं करेगा। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो भारत कभी किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी पर्सनली वो है। और एक बात मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का जो निर्णय होगा, भारत के विदेश मंत्रालय का, भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो निर्णय होगा, जो भी उनका स्टैंड होगा, मैं पूर्ण रूप से उसका समर्थन करूंगा विदेश मामलों के लिहाज से। और पूरे देश को, पूरे भारतवासियों को ये निर्णय स्वीकार होना चाहिए और उसी अपनी सरकार के स्टैंड पर कायम रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल भारत इस समय बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रहा है, क्योंकि भारत के संबंध रूस से बहुत अच्छे हैं और अमेरिका से भी भारत के संबंध अच्छे हैं। लेकिन पहले ये देश क्या कर रहे हैं, आप इस पर भी देखिए। यूक्रेन के लिए मैं यही भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये युद्ध शांत हो जाए और ये तबाही जो हो रही है अब ये रुक जाए, लेकिन इसके आसार नहीं दिख रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।